आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। अब हम इस चैप्टर में आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। तो हमारे चैप्टर 4 का क्या नाम है? क्लाइमेट। हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको जलवायु। वैसे ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन इट्स नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, पहले हम उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु क्या होती है? जलवायु वो होती है जैसे कि किसी भी जगह पर लॉन्ग टाइम से उस जगह का वेदर कैसा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जलवायु कहेंगे, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी स्पेस जहाँ पर लॉन्ग टाइम से उस स्पेस का वेदर कैसा है। अगर ठंडा है तो हम क्या कहेंगे कि इसका वेदर ठंडा है। अगर गर्म है तो क्या कहेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है। और हमने इसका एग्जाम्पल रूस के साथ समझा था कि रूस में क्या है, 30 साल से ज़्यादा से टाइम से यहाँ का जो टेम्परेचर है कैसा है? ठंडा है, कोल्ड है। यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है रूस में। हमने इसके एग्जाम्पल की बात की थी। तो इसके बाद हम देखते हैं वेदर। जलवायु क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं वेदर। वेदर क्या होता है? इसमें ये होता है कि किसी भी छोटे टाइम पीरियड के लिए उस जगह का वेदर कैसा है। मतलब देखिए, अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो अगर हम घर से बाहर निकले अगस्त या जून जुलाई में तो हमारी क्या हालत हो जाती है? हम पूरा गर्म हो जाते हैं, पूरा धूप से तप जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु गर्म है। फिर उसके 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है? अचानक बारिश हो जाती है। तो ये क्या है? ये हमारा वेदर है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक ऐसे एक ही जैसा वेदर बना है। थोड़े थोड़े टाइम के लिए वेदर कैसा रहा? चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा था? जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जलवायु और मौसम में डिफरेंस। ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, उन दोनों के बीच डिफरेंस। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था, ये तो हो गया कि हमने वो वेदर और क्लाइमेट की बात की थी कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगी। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि जो हमारी इंडिया की जलवायु है, इंडिया का क्लाइमेट है, वो कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसूनी है। हमारी जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। अगर मानसून का हम उसका अर्थ समझे कि मानसून किसे कहते हैं, तो मानसून उसे कहते हैं जिसमें एक वर्ष के दौरान ना वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। मतलब जैसे एक साल के अंदर कभी गर्मी होती है, कभी ठंड आ जाती है, कभी मौसम नॉर्मल रहता है। तो ये क्या हो रहा है? ये ऋतु क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारी इंडिया की जो क्लाइमेट है वो ऐसा ही है, चेंज होता रहता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो जलवायु है उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कितने हैं। तो उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कितने हैं? टोटल 6 है। फर्स्ट है हमारा अक्षांश, सेकंड है हमारा तुंगता, थर्ड है हमारा वायु दाब एवं पवन तंत्र, फोर्थ है हमारा समुद्र से दूरी, फिफ्थ है हमारा महासागरीय धाराएं, और सिक्स्थ क्या है हमारा? सिक्स्थ है हमारा ऊंचाई। इसको हमने एक एक करके देखा था अपनी लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। अब हम आज की इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो ये है कि भारत की जलवायु, मतलब जो भारत का क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जो अभी हमने उसके 6 फैक्टर्स देखे, उसमें से कौन कौन से फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारी भारत को जलवायु को प्रभावित करते हैं वो हमारे 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारा अक्षांश, सेकंड है हमारा ऊंचाई, थर्ड है हमारा वायु दाब एवं पवन। अगर हम अक्षांश को इंग्लिश में देखें तो इसको हम लैटिट्यूड कहेंगे, और ऊंचाई को इंग्लिश में हम हाइट कहेंगे, और जो हमारा वायु दाब एवं पवन है इसको प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम कहेंगे। ठीक है। तो ये 3 हमारे फैक्टर है जो भारत की जलवायु को क्या करते हैं? भारत की जलवायु को इफेक्ट करते हैं। अब हम ये तो हमने 6 के बारे में एक्सप्लेन कर लिया था। अब हमने जो
इंडिया की भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पड़ा है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि एक इन दोनों इनके ये तीनों में क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अक्षांश। तो हमारी जो अक्षांश है वो क्या होती है, देखिए देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। कैसे, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा 0 है, 0 डिग्री, और इसके ऊपर ऐसे यू लाइन होती है, यू लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कौन सी रेखाएं कहते हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, फिर ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इसके ऊपर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या है हमारी, नहीं, एक मिनट, हाँ, तो देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारी जो है ये 0 डिग्री है, और इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ये हमारी क्या है, ये हमारी अक्षांश रेखा है। ठीक है, और जो इसके बाद जो हमारी ये वाली, ये देखिए, मैं एक एक करके बताती हूँ कि हमारी कर्क रेखा और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो कर्क रेखा है वो कहाँ है। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, और इसके ऊपर जो लाइन है ये हमारी क्या है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, और हमारी यू करके एक आती है हाफ सर्कल में, और एक हमारा यू बन जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी, ये नीचे वाली, ये कौन सी रेखा होती है, ये हमारी कर्क रेखा होती है, जो कहाँ पर बनती है, 23.5 डिग्री पर बनती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, और अगर ये तो हमारी हो गई कर्क रेखा, ये नीचे वाला सर्कल हाफ सर्कल, और जो हमारा ऊपर वाला हाफ सर्कल है ये हमारा क्या है, ये हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो क्लियर है, कर्क रेखा और उपोष्ण क्षेत्र, ये दोनों अगर अक्षांश में पूछा जाए तो ये दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और ये डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। देखिए जो अभी हमारा कर्क वृत्त है ये क्या है, ये उत्तर में है, और उसके जो बाकी का पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड है हमारा ऊंचाई। तो ऊंचाई में क्या है, इसमें हमारा ये है कि जो तटीय क्षेत्र होता है ना, समुद्र से लगा हुआ होता है, इसमें हमारा तटीय क्षेत्र। देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो अगर हम भारत के उत्तर की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें बड़े बड़े हिमालय पर्वत है। ठीक है, और अगर हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, ये इसकी ऊंचाई, भारत के हिमालय की ऊंचाई है 6000 मीटर। सोचिए कि कितने ऊंचे ऊंचे हमारे भारत के हिमालय पर्वत है। ठीक है, जो हमारे हिमालय पर्वत है ये मध्य एशिया से जो आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है ना, अब ये हमारी हिमालय पर्वत है इतनी बड़ी बड़ी, अब ये अगर किसी भी साइड से हवा आएगी तो जो ये हमारे हिमालय पर्वत है, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है ना, इससे क्या करती है, ये भारत के उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। तो जिससे क्या होता है, इससे हमारा भारत जो है मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है हमारे इंडिया में। क्यों, क्योंकि जो हमारा मध्य एशिया से आने वाला जो ठंड होता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से ही रोक देती है। कौन, ये जो हमारे हिमालय बड़े बड़े पर्वत है, ये भारत में ज़्यादा ठंड को नहीं आने देती, ठंडी ठंडी हवाएं को रोक देती है। और हिमालय पर्वत होने के कारण जो हमारी ठंडी ठंडी हवाएं वो रुक जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये जो ठंड को होता है ये ठंड को रोक लेते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारा थर्ड क्या है, वायु दाब एवं पवन, प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम। ठीक है, देखिए जो हमारे भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुमंडल हमारा क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो हमारी हवाएं, ये क्या है, ये हमारी कौन सी हवाएं, इसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इसको टाइप में बांट दिया गया हमारे वायु दाब एवं पवने को। फर्स्ट है हमारा वायु दाब एवं धरातलीय पवने, सेकंड है हमारा ऊपरी वायु परिसंचरण, थर्ड है हमारा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा वायु दाब
सबसे पहले हम वायुदाब का मीनिंग समझ लेते हैं। तो हमारा वायुदाब क्या होता है, देखिए अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के पास है तो उसका वायुदाब ज़्यादा होगा कम होगा। अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के पास होगा ना, जितना पास होगा उसका वायुदाब उतना ज़्यादा होगा। और अगर कोई व्यक्ति, ये हमारा पृथ्वी है और वो व्यक्ति यहाँ है तो उसका, सॉरी देखिए ये हमारा पृथ्वी है, कोई व्यक्ति यहाँ है तो उसका वायुदाब क्या होगा, उसका वायुदाब कम होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो वायुदाब का प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये था हमारा वायुदाब का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम समझ लेते हैं, अभी हमने इसमें देखा धरातल किसे कहते हैं। तो धरातलीय पवनें हमारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर हमारी वायुमंडल है। पृथ्वी के ऊपर ही चलने वाली हवा होती है, और जैसे ये हमारा वायुमंडल है, और जो हमारी धरातलीय पवन होती है ना, ये वायुमंडल की ही एक लेयर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम धरातलीय पवनें कहते हैं। और जो हमारा धरातलीय पवनें होती है ना, ये पृथ्वी के ऊपर चलने वाली हवाएं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम धरातलीय पवनें कहते हैं। जो हमारे धरातलीय पवनें होता है ना, वो ये बताती है कि हवा कौन सी डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, तो ये था हमारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं। अभी हमने उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र पढ़ा था कि वो कौन सा होता है, अभी हम देखते हैं, चलिए। तो जो हमारा जेट धाराएं होती है ना, वो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। क्या हमारी ये जेट धारा है, देखिए ये अभी जेट धारा का समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया 27 डिग्री और ये हमारा हो गया 30। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्षेत्र है ना 27 से 30, ये क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ यहीं पर हमारी जेट धाराएं बहती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए हम इसे जेट धाराएं कहते हैं। ठीक है, भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। जो हमारी ये जेट धाराएं होती है ना, ये ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती रहती है। क्या हमारी ये जेट धारा है, तो जेट धाराएं हमारी 27 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। ये हमारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल होता है। तो हमारा क्षोभ मंडल क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा वायु, इसके बाद जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल के बाद जो हमारी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है जिसका नाम है एल नीनो। ये एग्जाम में 1 मार्क्स में या शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछ लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा एल नीनो कहते किसको है। तो हमारा जो एल नीनो है वो दक्षिणी आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है हमारा, ये दक्षिणी आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा दक्षिणी आंदोलन किसे कहते हैं। तो जो हमारा दक्षिणी आंदोलन, ये प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, जिससे हम तब हिंद महासागर के जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग होता है ना, उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो हमारा जो एल नीनो है वो क्या है, वो दक्षिणी आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लक्षण है, और यह एक गर्म समुद्री धारा होती है। क्या होती है, ये एक वार्म ओशियन करंट है हमारा। और जो हमारा एल नीनो शब्द है, ये स्पेनिश शब्द है हमारा। एल नीनो कैसे शब्द है, हमारा स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या है, बच्चा, या एक बेबी क्राइस्ट है, बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। जो हमारा एल नीनो शब्द अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से
शब्द को व्यक्त करता है, तो ये बेबी क्राइस्ट शब्द को दर्शाता है। ठीक है, हमारा एल नीनो शब्द। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में, ये तो हमने देख लिया कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। अब ये भी तो देखना होगा ना कि जो भारत में मानसून का आगमन एवं उसकी वापसी कब होती है, मतलब कि भारत में मानसून कब आता है, कब जाता है, कितने टाइप होते हैं, ये सब हम देखेंगे अब अपने इस टॉपिक में। ठीक है, तो जो हमारा भारत में मानसून का समय होता है वो कब होता है, जून के स्टार्टिंग से लेकर के सितंबर के मिड तक चलता है, और ये 100 से 120 दिनों के बीच होता है। हमारा मानसून का जो टाइम होता है ये कितने दिनों तक रहता है, 100 से 120 डेज तक रहता है हमारा मानसून का टाइम। और इसके आने से क्या होता है, समय सामान्य वर्षा अचानक वृद्धि हो जाती है। जो हमारी मानसून आती है तो हमारी जो रेनिंग सीजन होता है, रेनफॉल होता है, वो सडनली बढ़ जाता है और फिर लगातार बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मानसून प्रस्फुट कहते हैं। किसको, जब हमारी मानसून आती है सडनली बहुत दिनों तक बहुत तेज़ बारिश होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मानसून प्रस्फुट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो पाई जाने वाली ऋतु होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमारी भारत में पाई जाने वाली ऋतु टोटल कितनी होती है, टोटल 4 होती है। फर्स्ट है हमारा शीत ऋतु, सेकंड हमारा ग्रीष्म ऋतु, थर्ड है हमारा मानसून का आगमन, फोर्थ है मानसून की वापसी। तो ये 4 हमारे भारत में पाई जाने वाली ऋतुएं होती है। अब हम एक एक करके चारों के बारे में देखते हैं कि कब आती है, कब जाती है ये। तो जो हमारा शीत ऋतु है वो भारत में शीत ऋतु कब स्टार्ट होता है, ये नवंबर के मिड से फरवरी के स्टार्टिंग तक चलता है हमारा ये शीत ऋतु। भारत के उत्तरी भाग में ये तो जो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, शीत ऋतु। तो हमारा शीत ऋतु नवंबर के मिड से स्टार्ट होकर के फरवरी की स्टार्टिंग तक रहती है हमारे शीत ऋतु, और ये भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे अधिक ठंड पड़ती है हमारी शीत ऋतु की वजह से। इसके बाद हमारा ग्रीष्म ऋतु। तो हमारे ग्रीष्म ऋतु ये मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब तक होता है ये, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु। और हमारा जो ग्रीष्म ऋतु का पार्ट है वो हमारा लू इसी का ही पार्ट है। लू हम किसे कहते हैं, लू एक ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। लू कब चलती है, जब गर्मी के दिनों में हम बाहर जाते हैं तो बहुत गरम हवा चलती है, जो हवा हमें बहुत नुकसान भी करती है, तो उसे हम वही हमारी क्या होती है, वो हमारी लू कहलाती है। तो ऐसे हवा में बाहर ना ही निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो लू होती है ना ये बहुत खतरनाक होती है। देखिए ये हवा जो होती है इसका सीधा प्रभाव क्या होता है, घातक, मतलब इसका जो इफेक्ट पड़ता है ना बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी लू का। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड है मानसून का आगमन, मतलब जो है मानसून की स्टार्टिंग। तो हमारा इसमें क्या है, काल वैशाखी। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी क्या होता है, तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली क्या होती है, मूसलाधार बारिश भी होती है। ऐसा नहीं कि ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होती है। और ये क्या है, ये वैशाख के महीने में होने के कारण जो हमारा पश्चिम बंगाल है इसे क्या कहते हैं, इसे हम काल वैशाखी कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश होती है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा काल वैशाखी कहलाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, आम वर्षा, नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उसको। ग्रीष्म ऋतु के जो एंड में हमारे कर्नाटक और जो केरल होता है उसमें जो मानसून की जो वर्षा होती है इसके कारण हमारा क्या होता है, आम जल्दी पक जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आम वर्षा भी कहा जाता है। किसे, देखिए जो हमारा ग्रीष्म ऋतु का सीज़न होता है तो उसके एंड में क्या होता है, यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, एंड में हमारा, अगर हम कर्नाटक और इसके इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक और केरल में क्या होता है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। कब, ग्रीष्म ऋतु के एंड में मानसून से पहले एक वर्षा होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारे आम जल्दी पक जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आम वर्षा, नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा विराम।
वर्षा विराम किसे कहते हैं? बरसात के दिनों में देख क्या होता है, कुछ दिन वर्षा नहीं होती और है तो बरसात का ही सीज़न, लेकिन क्या होता है कभी कभी बारिश नहीं होती, कभी कभी नॉर्मल सीज़न रहता है, कुछ दिन तक रुक रुक कर जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्षा विराम कहते हैं। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि वर्षा विराम, तो विराम का मतलब क्या होता है, रुक रुक के, तो वर्षा, तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि रुक रुक कर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, वर्षा विराम कहते हैं। अब हमारा जो लास्ट है मानसून की वापसी, तो मानसून की वापसी होने से क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हाई होने लगता है। देखिए मानसून चला जाता है, फिर हमारा जो मौसम होता है, मानसून भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमारा मानसून होने से क्या होता है, हमारे बादल पूरे साफ़ हो जाते हैं और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे हाई होने लगता है, दिन का तापमान हमारा हाई होता है। और जबकि जो हमारी नाइट में कैसा मौसम हो जाता है, नाइट में हल्की ठंड हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है हमारी मानसून की वापसी के समय। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का पूरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।